वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 5 की एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, भाग 5 मुख्य रूप से संघ सरकार के बारे में बात करते हैं, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक रखा गया है। अनुच्छेद 52 से 151 ये 4 खंडों में विभाजित है। सबसे पहले कार्यपालिका, फिर विधायिका, न्यायपालिका और उसके बाद कैग। तो हम लोगों ने कार्यपालिका को स्टार्ट किया था। कार्यपालिका मूल रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से मिलकर बना होता है। तो इसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति को पूरा पढ़ रखा है, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बारे में पूरा हो चुका है। वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति, उनके बारे में पढ़ रखा है। राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है ये 52 से लेकर 62 के तक राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया और 63 से 73 तक ये उपराष्ट्रपति के बारे में तथ्य रखे गए। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने डन कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय मंत्री परिषद की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले जरूरी सूचना यह है कि साथियों, अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर टीम के पेड कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री परिषद की बात की जा रही है। सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि जितने भी देश ऐसे होते हैं जहाँ पे संसदीय व्यवस्था चलती है, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, उस देश में 2 प्रमुख होते हैं। एक प्रमुख होता है नॉमिनल, जो कि नाम मात्र का, ये हम लोगों ने पीछे भी समझ रखा है, और एक होता है रियल। देखिए, जो नॉमिनल होता है ये होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है? नाम मात्र का प्रमुख होता है। और जो रियल होता है ये होता है प्रधानमंत्री, मतलब जो मुख्य इनकी सहायता के लिए नियुक्त होते हैं वो होते हैं मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री, ऐसे समझिए। तो नॉमिनल हो गया, ये रियल हो गया। अब एक पॉइंट समझिएगा, यहाँ पर जो संविधान का अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 74 में ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री होगा और मतलब उसके मंत्रिपरिषद रहेंगे। देखिए, आपने अनुच्छेद 53 भी पढ़ा होगा। अनुच्छेद 53 में बताया गया था कि जो राष्ट्रपति है उसके पास समस्त कार्यपाल की शक्तियां हैं, लेकिन उसका प्रयोग किससे करेगा? अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। और राष्ट्रपति के अधीनस्थ होते हैं प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं। तो इन्हीं सब तथ्यों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, यहाँ पर दिया है भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। देखिए, जो संसदीय व्यवस्था है तो सबसे पहले यही समझिएगा ये किस देश से लिया गया, तो ये ब्रिटिश मॉडल से लिया गया है। हमारी राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। संविधान में संसदीय व्यवस्था के सिद्धांत विस्तार से नहीं लिए गए हैं, परंतु 2 अनुच्छेद 74 और 75 में इसके बारे में संक्षिप्त और सामान्य वर्णन है। जो संसदीय व्यवस्था के सिद्धांत है बहुत विस्तार से नहीं रखा गया, लेकिन अनुच्छेद 74 और 75 में इसके बारे में वर्णन दिया गया। अनुच्छेद 74 में बताया गया कि मंत्रिपरिषद से संबंधित है कि मंत्रिपरिषद क्या चीज़ होगी, और अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, अहर्ताओं, शपथ, वेतन, भत्ते, इन सबसे संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद 74 में मूल रूप से बताया गया कि मंत्रिपरिषद क्या होता है, और 75 में प्रत्येक चीज, इनका कार्यकाल क्या होगा, उत्तरदायित्व क्या होगा, शपथ कैसे होगा, वेतन, भत्ता, इन सब का प्रावधान किया गया। तो देखिए, अनुच्छेद 74 आप यहीं पर समझ लीजिए, इसमें क्या है, मूल रूप से बताया गया कि प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि माफ कीजिएगा, मैं प्रधानमंत्री बोल गया, राष्ट्रपति, इसके लिए माफी चाहते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद बनेगा, एक मंत्रिपरिषद रहेगा। अभी जो मंत्रिपरिषद, इसमें कई प्रकार के मंत्री होंगे, जैसे प्रधानमंत्री जिसे पीएम कहेंगे, कैबिनेट मंत्री रहेंगे, राज्य मंत्री होंगे, उप मंत्री होंगे। तो ये सब 74 में इसका प्रावधान किया गया। अब अनुच्छेद 75 में क्या बताया गया कि जो प्रधानमंत्री होंगे मतलब इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अब ये कैसे नियुक्ति होगी अभी आगे समझते। देखिए, यहाँ पर है प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकते हैं। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री होता है, यहीं पे समझिए तो थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। होता क्या है, सबसे पहले लोकसभा का चुनाव होता है, आम चुनाव जिसे कहा जाता है। आम चुनाव होगा तो आम चुनाव में कुछ पार्टियां शामिल होंगी। अब इन पार्टियों में क्या होगा कि 2 विशेष दल, जैसे आप इंडिया में देखें ना, एनडीए है ना, एनडीए है और दूसरा एक इस बार जो था वो इंडिया था, है ना। तो अब ये दोनों विशेष दल हो जाएंगे।
अब क्या होगा कि जैसे एनडीए और इंडिया दो अलग अलग दल है, अब इलेक्शन हुआ कितने सीट पर, 543 सीट पर। अब इसमें क्या होगा कि बहुमत मिलेगा। जैसे देखिए एनडीए में बीजेपी शामिल है, मुख्य रूप से जो बड़ी पार्टी है, और एनडीए में कांग्रेस, इसमें इंडिया में कांग्रेस शामिल है जो बड़ी पार्टी है। अगर ऐसा हो जाता है कि इसका हाफ मतलब 50%, अगर बीजेपी को अकेले मिल जाता तो ये बीजेपी पूर्ण बहुमत में होती, जैसे कि पिछले 2 चुनाव में हुआ था। और अगर नहीं मिला तो फिर क्या हुआ कि बीजेपी ने जैसे जनता दल जो जेडीयू है और इसके बाद अकाली दल है, इन सब के साथ मिल करके बहुमत को प्राप्त किया। तो जब बहुमत प्राप्त कर लेंगे, अब इनका जो हाफ है, हाफ से ज़्यादा जब मिल जाएगा तो सभी सांसद मिलकर क्या करेंगे, एक लीडर को सेलेक्ट करेंगे कि हम चाहते हैं कि इन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। जैसे नरेंद्र मोदी जी को किया गया, तो उन्हें क्या किया गया कि प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया गया। अब अच्छा अगर क्या हो जाए, जैसे मान के चलिए ये बहुमत नहीं होता, जैसे इस बार क्या हुआ, ये जो आम चुनाव हुआ इसमें बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, तो वो मतलब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश इन दोनों के भरोसे थी। अब इन दोनों के मिलने से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अगर ये दोनों नहीं मिलते तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा कि मतलब गठबंधन होंगे और सब सहमत होंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर जब सहमत नहीं हुए, जैसे मान के चलिए ना बीजेपी के पास बहुमत होता, ना कांग्रेस के पास होता, और कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं होता, तब उस कंडीशन में ना राष्ट्रपति अपनी वैवेकीय शक्ति मतलब अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसी एक को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। ऐसा हुआ है जुलाई 1979, इसमें चौधरी चरण सिंह को इसी बेसिस पर प्रधानमंत्री बनाया गया था। उस समय कोई भी बहुमत नहीं था, तो चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। अब इन चीज़ों को पढ़ते हैं आगे तो थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। देखिए जो प्रधानमंत्री है इनका कार्यकाल 2 तरीके से डिफाइन होता है, या तो राष्ट्रपति चाहे तो इन्हें हटा सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब उसका बहुमत नहीं होगा। अगर बहुमत रहेगा तो राष्ट्रपति ये भी नहीं कर सकते, यहाँ पर इसी चीज़ का जिक्र किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उससे बर्खास्त नहीं कर सकता। लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे पद से त्यागपत्र देना होगा, अथवा त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त भी कर सकता है। संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होते हैं तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। जो राष्ट्रपति वो सिर्फ नॉमिनल है, रियल है प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री। कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री और उप मंत्री भी शामिल होते हैं। देखिए मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद दोनों में अंतर समझिए। मंत्रिमंडल क्या होता है, जो मंत्रिमंडल होता है प्रधानमंत्री रहेंगे और कैबिनेट स्तर के मंत्री रहेंगे, तो इनका जो ग्रुप रहेगा वो मंत्रिमंडल होगा। और मंत्री परिषद क्या होता है, प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सब शामिल होंगे। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है। प्रधानमंत्री के चयन एवं नियुक्ति के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 75 में किया गया। जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपने पीछे भी देखा है, राष्ट्रपति में भी पढ़ा और यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वह वहाँ बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ तो क्या होगा, वहाँ बोल तो सकता है पर किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता। ठीक है, अगर सदन का सदस्य है तो बोलेगा भी, मतदान में भाग भी लेगा, नहीं है तो फिर मतदान में भाग नहीं ले सकता। विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान या परिषद, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, अभी आप पढ़ेंगे इनके कहाँ के ये होते हैं। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के द्वारा अपना नेता चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उसका किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए जाने के 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन, चाहे लोकसभा या फिर राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। देखिए क्या हुआ था कि जैसे पहले ये था कि सबसे पहला प्रावधान ये किया गया कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, सामान्यतः ऐसा चल रहा था। फिर इंदिरा गांधी ये राज्यसभा से सांसद थी, ये प्रधानमंत्री बनी। फिर इसके बाद आगे ये हुआ कि मतलब प्रधानमंत्री एक बने थे, उनका नाम शायद मैं अभी श्योर नहीं है, मैं HD देवगौड़ा है ना, देवगौड़ा जी, वो जब प्रधानमंत्री बने थे तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो उस समय क्या हुआ था, एक केस बना था, तो उस केस के बाद ये डिसीजन हुआ कि भाई 6 माह के भीतर आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे दिया गया कि अन्यथा 6 माह के बाद अपने पद पर नहीं रह सकते।
उप प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान में नहीं है तथा राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है, जो पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है। देखिए, उप प्रधानमंत्री, इसका पद संविधान में नहीं है, लेकिन राजनीतिक जो बाध्यता है इसके कारण इसका मतलब सृजन किया जाता है। देखिए, जो पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे। दूसरे उप प्रधानमंत्री बने थे, तो वो दूसरे उप प्रधानमंत्री थे यहाँ पर साथियों मोरारजी देसाई, और तीसरे चौधरी चरण सिंह जी रहे थे। ये भी आपको याद रखना चाहिए। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है ये वीर भूमि है। तो राजीव गांधी के बारे में ये तथ्य याद रखना है कि भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। 40 वर्ष की एज में प्रधानमंत्री बने थे। और कर्मभूमि समाधि स्थल भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की है। देखिए वीर भूमि किसकी है, ये है राजीव गांधी की, और कर्मभूमि किसकी है, शंकर दयाल शर्मा। नाम एक जैसे तो कंफ्यूज नहीं होना है। जय जवान जय किसान एक भारत का प्रसिद्ध नारा है। यह नारा सबसे पहले 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं, जो जवान एवं किसान के श्रम को दर्शाता है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये हम लोगों ने पहले ही समझ रखा है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, किंतु राष्ट्रपति ऐसी सलाह पर साधारणतः या पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये संविधान का 44वां संशोधन है, इसके द्वारा मतलब शामिल किया गया। देखिए 74(2) क्या कहते हैं कि अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्यों दी। देखिए 74(2) में प्रावधान किया गया कि अगर मान लीजिए कोई मंत्री है उसने राष्ट्रपति को सलाह दी, तो इसकी कोई मतलब जांच नहीं होगी, इसके ऊपर कोई केस या फिर अदालत में नहीं जा सकते। 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, जब प्रधानमंत्री सलाह देंगे उस पर होगा। 75(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की जो संख्या होगी लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। देखिए ऐसा इसलिए किया गया, नहीं तो भाई मतलब हर आदमी जो मतलब सांसद होता परेशान होता है कि हम मंत्री बने, तो इसलिए प्रावधान किया गया कि भाई 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, और अगर प्रधानमंत्री ने अपना त्यागपत्र दिया तो पूरे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि देखिए 78 में प्रधानमंत्री के दायित्व क्या दायित्व है, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी एवं विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करना। मतलब जो भी कार्य होगा, मतलब जितना भी कार्य होगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उसकी सूचना देगा। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी एवं विधान विषयक प्रस्तावनाओं से संबंधित जो भी जानकारी राष्ट्रपति मांगे उसे प्रदान करना। मतलब कुल मिला जुला के ना ये कहा गया कि प्रधानमंत्री हर एक कार्य की जानकारी राष्ट्रपति को प्रदान करेगा। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 में मंत्रिमंडल सचिवालय के नियमों की प्रथम अनुसूची को स्थान दिया गया है। इस सचिवालय को आवंटित विषय है, देखिए यहाँ पर क्या क्या आवंटित विषय क्या है, मंत्रिमंडल एवं मंत्रिमंडलीय समिति को सचिवी सहायता प्रदान करना, कार्य के नियम है। अब यहाँ पर कुछ रिपोर्ट देखिए, एन गोपाल स्वामी अयंगर ने 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि केंद्रीय मंत्रालय ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज की नियुक्ति की संयुक्त किए जाने चाहिए। मतलब ये इन्होंने गोपाल स्वामी अयंगर ने ये रिपोर्ट दिया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 257(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। मतलब 257(1) में प्रावधान किया गया कि राज्य कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे केंद्र को समस्या में आना पड़े। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है, भारत में सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र के रूप में जारी किया जाता है। मतलब कोई भी विवरण है, कोई भी आदेश है, उसे श्वेत पत्र मतलब व्हाइट पेपर के रूप में जारी किया जाएगा। 24 जुलाई 1991
को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण तथा बाजारीकरण की नीति अपनाई गई थी। तो 1991 के जो प्रधानमंत्री रहे थे नरसिम्हा राव, इन्होंने उस उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण और बाजारीकरण, काफ़ी प्रसिद्ध ये चीज़ें इन्होंने इसके बारे में बताया था। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1989 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये चीज़ याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे थे जो एक भी दिन लोकसभा में नहीं जा सके थे प्रधानमंत्री बनने के बाद। आगे मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा तथा नरेंद्र मोदी अपने राज्यों के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। मतलब ये जिस राज्य से थे उस राज्य के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई तत्कालीन बंबई राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे 1952 से 56 तक, जो मार्च 1977 में देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के 1967-68 तथा पुनः 1970 में मुख्यमंत्री थे, जो मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री बने थे। वीपी नरसिम्हा राव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में प्रधानमंत्री बने। यहाँ पे इनका कार्यकाल दिया गया। वीपी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। मतलब देखिए, साउथ इंडिया से आने वाले पीवी नरसिम्हा राव ही पहले प्रधानमंत्री रहे थे। ये देखिए 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो बाद में 1991 से 96 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और उन्हें जून 1986 में संयुक्त मोर्चा सरकार का मुखिया चुना गया था। आगे देखिए, यहाँ पर और तथ्य दिया गया। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, इंदिरा गांधी 1966 में ये पहली ऐसी प्रधानमंत्री बनी थी जो राज्यसभा से सांसद थी। देवगौड़ा 1996 में, मनमोहन सिंह 2004 और 2009, इसके बाद देखिए राज्यसभा के सदस्य रहे थे। दूसरी ओर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निम्न सदन मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य होना चाहिए। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री के बारे में जितने तथ्य रहे जहां से प्रश्न बन सकते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने समझा। अगली वीडियो में हम लोग अब तक भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए एक एक करके सबके बारे में समझेंगे। जो प्रश्न आपसे पेपर में बन सकता है उस पर भी चर्चा किया जाएगा। तो छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों, अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।